हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लाए हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री से लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाते हैं तो हिस्ट्री के एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेंगे 2022 के 10th के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से सभी प्रश्नों को आपको देखना है और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपने आपदा प्रबंधन से सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो दोस्तों उसका भी ऊपर के आइकॉन में लिंक है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर भी है कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो दोस्तों ये थे आपके पहले नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला दोस्तों लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। दूसरा दोस्तों इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और पांचवा दोस्तों मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति थी। तो दोस्तों ये थे आपके दूसरे नंबर प्रश्नों का आंसर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की और बारीकी से दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर आपको देखते चलना है। तो दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है आपका कि 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि पहला क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा दोस्तों वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और तीसरा दोस्तों वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा है दोस्तों दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 4 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल का संक्षिप्त परिचय दे। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में इसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों ये थे आपके 4 नंबर प्रश्न, यानी इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख। अब है दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों देखिए 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है। तो दोस्तों आपका जो 5 नंबर प्रश्न है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा क्रासिस डीक ने किया। कोशिश लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचार से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोशुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। तो दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हिस्ट्री के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके इसे याद कर लेना है। दोस्तों इसमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर की लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। तो दोस्तों ये आपके लौह एवं रक्त नीति क्या है, इसका आंसर है। अब दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रशा की पहल पर
जाल्बराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। तो दोस्तों ये थे आपके 7 नंबर प्रश्नों का आंसर, यानी कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के आर्थिक एकीकरण। अब है दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न कि जर्मन राय महासंघ की स्थापना किसने की थी? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि जर्मन राय संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 8 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं 9 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि मैथिली और नॉन हिंदी के इतने वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जितना कि दोस्तों आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि पूरे यूट्यूब पर हमारे चैनल इतने नॉन हिंदी और मैथिली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं अपलोड है। दोस्तों अब चलते हैं आपके 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों कि मेजनी कौन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी मेजनी कौन था और उसका मुख्य उद्देश्य यानी कि सपना क्या था, यानी फिर उसका लक्ष्य क्या था? जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 10 नंबर प्रश्नों की ओर। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 11 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है आपका कि मेटरनिक युग क्या है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। तो दोस्तों ये थे आपके 11 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 12 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति की पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभी जातवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। तो दोस्तों ये थे आपके 12 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि दोस्तों अपनी कॉपी में इसे नोट करके आप पूरी तरह से इसे स्टडी कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे आपके इस बार के एग्जाम में। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण विश्व मार्ग के लिए असंभव था कैसे? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि विलियम प्रथम प्रशिया का राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव है। जिसमें दोस्तों 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रशिया के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से
होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। तो दोस्तों ये थी आपके 13 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों अब चलते हैं आपके 14 नंबर प्रश्नों की ओर, जिसमें दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है आपका कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें, यानी कि यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हो उसका परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका उल्लेख करना है। तो दोस्तों इसके आंसर है आपके सामने कि 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु इस स्वतंत्र राष्ट्र के उद्देश्य ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। तो दोस्तों ये थे आपके 14 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो दोस्तों वीडियो में पूरी एंड तक बने रहे और पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीटली स्टडी करके ही छोड़े। दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी अगर नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 29 राज्यों के जर्मनी महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों आपके 15 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि पूंजीवाद क्या है, यानी कि पूंजीवाद प्रक्रिया जो वो क्या है। दोस्तों इसका आंसर है कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिससे उत्पन्न हो के उत्पादन के सभी कारखानों तथा विपणन में पूंजीपतियों का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था पैमाने पर उत्पादन पूंजीपति अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 16 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आगे के प्रश्न है आपके सामने कि आगे का प्रश्न है कि समाजवाद क्या है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व को सामूहिक स्वामित्व का या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोष उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। तो दोस्तों ये थे आपके 17 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों आपके 18 नंबर प्रश्न की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समय थी, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्ट यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। तो दोस्तों ये थे आपके 18 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न है कि स्टालिन का परिचय दीजिए, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिक शासन का स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थे आपके 19 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों चलते हैं आगे के 21 नंबर प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों आपके 20-21 सभी प्रश्न आपके सामने। दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, जिसमें दोस्तों आपके आंसर है कि रूस की संसद को
ड्यूमा कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न है कि रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपके 22 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। दोस्तों आपको बता दें कि ये 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से बहुत ही चांस है दोस्तों इस प्रश्न को आने का। इसमें दोस्तों आपका आंसर है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, जिसमें दोस्तों आपका पहला आंसर है, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सर्वहार वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्र में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा दोस्तों, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभक्त हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अब दोस्तों तीसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस कर विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खमा बीच हथियारों की होड़ जारी रही। तो दोस्तों ये थे आपके 22 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आपको फिर से कह दें कि वीडियो लंबा हो सकता है, अब बारीकी से सभी प्रश्नों को देख करके ही इस वीडियो से हटे। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 23 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न आपके सामने कि रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि रूस में कृषि दासता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति क्या है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, नई ग्रेगोरियन कैलेंडर, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी था, इसलिए बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति भी कहलाती है। दोस्तों आपको ये भी प्रश्न में से ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आ सकता है। अब दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के से आप क्या अभिप्राय है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि शीत युद्ध प्रत्यय युद्ध न होकर के वाकद्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इस प्रकार की शीत युद्ध चलता रहा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आपके 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उनकी स्थिति तो में जनसंख्या का बहुमान अत्यंत दयनीय थी। कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। दोस्तों ये थे आपके क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, यानी कि क्रांति होने से पहले रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी, उनका वर्णन आपके सामने हो चुका है। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 27 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पंजीत पूंजीपतियों के द्वारा घोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस है, यहाँ पूंजी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 28 नंबर की 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की थी? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। दोस्तों आपको ध्यान रहे कि ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए एक VVI में गिनती होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर की रास्पुटिन कौन था? जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि रास्पुटिन जार निकोलस का गुरु था, जार निकोलस द्वितीय का गुरु था, जो एक भ्रष्ट
बदनाम और रहस्यमय पादरी था। दोस्तों ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपका है 30 नंबर प्रश्न कि खूनी रविवार क्या है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थों लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इन दिन को रूस में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आपके 31 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपके 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दोस्तों कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे, यानी कि रॉबर्ट ओवेन क्या है उनका परिचय देने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपका आंसर है दोस्तों कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई थी। ये थे दोस्तों आपके 31 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि माई ली गांव हत्याकांड का परिचय दे, जिसमें दोस्तों आपका आंसर आपके सामने है कि माई ली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, जहां के लोगों वियतकांग समर्थक मानकर के अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर करके पुरुषों को मार डाला, औरतों तथा बच्चियों को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बला किया। फिर उन्हें मार करके पूरे गांव में आग लगा दिया गया। अमेरिकी सेना की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आपके 32 नंबर प्रश्न, यानी माई ली गांव हत्याकांड का परिचय दे। दोस्तों अब चलते हैं आपके 33 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों फिर से आपको कहते हैं कि वीडियो लंबा है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप पूरे वीडियो को कंप्लीटली देख करके सभी प्रश्नों को नोट कर ले, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपके 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हो ची मी के संबंध में लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने कि हो ची मी साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी साम्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिकों प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गठों को एकत्रित कर वियतनाम कांग सान डेंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मी ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। अब है दोस्तों आपके 34 नंबर प्रश्न। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आपका सामने है कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ। दोस्तों जिसका आंसर आपके सामने है कि फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। तो दोस्तों ये थे आपके 34 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों चलते हैं आपके 35 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जिनेवा समझौता के प्रभावों का वर्णन करें, जिसमें दोस्तों आपका आंसर आपके सामने है कि 1954 के जिनेवा समझौता के दौरान इंडो चीन के लाओस और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस हिंद चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र एक दिए गए दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया गया। पहला है दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दूसरा है दोस्तों दक्षिणी वियतनाम। दोनों राज्यों की विभाजक रेखा 17वीं समांतर बनाई गई है। उत्तरी वियतनाम में हो ची मी कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनी रही। यह
भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 35 नंबर प्रश्न, जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन। अब दोस्तों चलते हैं आपके 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, जिसमें दोस्तों आपका आंसर आपके सामने कि अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे नापाम बम, एजेंट ऑरेंज। नापाम बम में नापम एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी तथा पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये थे आपके 36 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके 37 नंबर प्रश्न, जो कि दोस्तों लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपके 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं, जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल कर के लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क निकल कर के पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। अमेरिकी सरकारों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थक लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। चूँकि हो ची मिन्ह मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पूरी तैयारी के साथ आपके 2022 के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे दोस्तों, इसलिए हम अपने D4U स्टडी पर विशेष रूप से तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।